नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी आरजेडी के वादों की। जानेंगे कि बिहार में बीजेपी कैसे लगाएगी जेडीयू की नैया पार और महाराष्ट्र में बीजेपी में बढ़ते बिखराव की। साथ ही बात होगी लोन मोरेटोरियम पर सरकार के फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार को आरबीआई की चेतावनी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाअष्टमी पर पीएम मोदी ने गुजरात को दिया बड़ा तोहफा। पीएम ने 3 परियोजनाओं किसान सूर्योदय रोपवे और यूएन मेहता हृदय रोग संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिया आड़े हाथों। कहा, प्रधानमंत्री देश को सच्चाई से दूर भागना सिखा रहे हैं, जिसके कारण लाखों लोगों की आजीविका चली गई। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम जारी। 23 नवंबर से 4 चरण में होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। सरकार ने बढ़ाई जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख। 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न। पहले 31 अक्टूबर थी जीएसटी दाखिल करने की आखिरी तारीख। और आईपीएल सीजन 13 में कल भी होगा डबल हेडर। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। दूसरे में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इन दिनों जनता को लुभाने का दौर चल रहा है। एक तरफ महागठबंधन से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने वादों की झड़ी लगा दी है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में केजरीवाल फॉर्मूला लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी की फ्री वैक्सीन के बाद अब आरजेडी ने भी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त सुविधाएं बांटने का ऐलान किया है। इसी खबर पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी माहौल में इन दिनों दिल्ली का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में चुनाव से पहले जिस तरह सीएम केजरीवाल ने फ्री की राजनीति शुरू की थी, उसका असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बिहार में सियासी जंग लड़ रही बीजेपी ने पहले बिहार वासियों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराए जाने की बात कही थी और अब आरजेडी भी इसी कदम पर चल रही है। आरजेडी ने प्रण हमारा नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी ने युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान रखा है और कई चीजें फ्री देने का वादा किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेजस्वी बिल्कुल केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। आइए पहले जानते हैं कि आरजेडी ने क्या वादे किए हैं। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। नए उद्योगों के खिलाफ नई नीति लाई जाएगी। नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था होगी। बिहार की राजनीति में ये एक्सपेरिमेंट कितना कारगर साबित होता है, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। न केवल बिहार बल्कि मध्य प्रदेश भी इस तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने सभी को मुफ्त में वैक्सीन बांटे जाने का ऐलान किया था और बाद में ये कहा कि केवल गरीबों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसके बाद विपक्ष और जनता ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले लिया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी निंदा की गई। याद दिला दें कि दिल्ली के चुनावी माहौल में इस मुफ्त की राजनीति की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अब बिहार में देखना होगा कि बिहार चुनाव में केजरीवाल फॉर्मूला कितना काम करता है। राजीव जी, पहले 10 लाख नौकरियां, अब बेरोजगारी भत्ता, बिजली फ्री जैसी योजनाओं का ऐलान। क्या बिहार के लिए ये संभव है? बिहार की दिल्ली से तुलना हो सकती है? क्योंकि दिल्ली बहुत छोटी जगह है जबकि बिहार काफी बड़ा राज्य है। ऐसे में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो ये घोषणाएं पूरी होंगी या सिर्फ चुनावी घोषणाएं बनकर रह जाएंगी? जी सृष्टि, आपका कहना बिल्कुल सही है कि दिल्ली से बिहार की तुलना नहीं हो सकती और न ही केजरीवाल के चुनावी वादों से तेजस्वी यादव की घोषणाओं की तुलना करना मेरी राय में ठीक है, क्योंकि दोनों राज्यों की आर्थिक, भौगोलिक, औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां काफी अलग हैं। बिहार प्राकृतिक संपदा का धनी रहा है, फिर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यहां का वैसा विकास नहीं हो पाया जिसका ये राज्य हकदार था। रही सही कसर जाति और धर्म के नाम पर की गई राजनीति ने पूरी कर दी। अगड़ों और पिछड़ों के फेर में इस राज्य के नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, तकनीक हर क्षेत्र में विकास के लिए तरसते रहे। पिछले 15 साल नीतीश कुमार के थे और सुशासन के नाम पर उनकी राजनीति से देश वाकिफ हो गया है और उससे पहले राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल
दल की सरकार थी तब भी कानून व्यवस्था को लेकर हालात अच्छे नहीं थे। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को रोजगार और विकास की नई उम्मीदें बंधा रहे हैं। बेशक राजनीति में वे अपने युवा नेतृत्व को सार्थक करते हुए नए कदम उठा रहे हैं और जिस तरह उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है उससे यह संदेश जा रहा है सृष्टि की जनता उन पर भरोसा दिखला रही है। अब अगर गठबंधन की यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव को घोषणा पत्र में किए वादों पर गंभीरता से विचार करना होगा, अन्यथा जैसे भाजपा के वादे कुछ ही समय बाद जुमलों में तब्दील हो जाते हैं वही हाल राजद के साथ भी होगा और जनता इस छल को आसानी से नहीं भूलेगी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार चुनाव में अब सियासी पारा छलांग लगा रहा है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला एनडीए और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। लेकिन 15 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार अब असहज नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला खड़ा है। एक तरफ 15 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। भले ही नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार के सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन इन 15 साल में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार को लेकर बिहार में लोग खुलकर उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने लगे हैं और पिछले 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की पुरानी छवि पर न सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है बल्कि अब आम जनता भी सवाल उठाने लगी है। बिहार 2005 के इस चुनाव तक नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ एनडीए में रहें या फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में, वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। बात 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में स्थिति बिल्कुल उलट है। इस बार नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कंधे की जरूरत है। दरअसल नीतीश को बीजेपी के कंधे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्से को भांपते हुए एनडीए ने घटक दल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान से भी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि पर एक बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठाकर एक नाकाम मुख्यमंत्री का तमगा दे दिया। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनते ही धूमिल होना शुरू हो गई थी। उसके बाद अगस्त 2017 में एक बार फिर आरजेडी से अलग होकर एनडीए में वापसी के साथ उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मुजफ्फरपुर की होम शेल्टर की घटना ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि धूमिल होती गई और अब हाल में ही बाढ़ और महामारी के मामले में भी नीतीश कुमार फेल साबित हुए। इन सब मुद्दों ने सुशासन बाबू की छवि पर ऐसा बट्टा लगाया जो अभी तक कभी नहीं लगा था और उनके खिलाफ जनता में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मतलब साफ है कि इस बार नीतीश कुमार के लिए जीत की राह आसान नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे बीजेपी किस तरह से दूर करती है और नीतीश कुमार की नैया आखिर कैसे पार लगा पाती है। बिहार में जेडीयू बीजेपी के सहारे नैया पार लगाना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की राह मुश्किल भरी होती जा रही है। पिछली बार जहां दल बदल की राजनीति से बीजेपी सत्ता में आई तो इस बार पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता ही परेशानी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी मंत्री इमरती देवी ने भी अब विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम कहे जाने वाले बयान पर बीजेपी ने इस कदर हंगामा काटा कि मामला दिल्ली तक आ पहुंचा। जिस मंत्री के लिए शिवराज ने मौन धारण किया, महिलाओं की इज्जत की दुहाई दी, सोनिया गांधी को पत्र लिखा, अब वही मंत्री बदजुबानी पर उतर आई है। शिवराज सरकार में मंत्री और जबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजनीतिक मर्यादा पार कर दी। वैसे आदमी होते ना कवाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा कुछ शराबी कवाड़ी ऐसे वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पी पा के वो पहला निकलते तो क्या आइटम जाला, तो ऐसे ही लोग लपंगे भी कमलनाथ बन गए। दरअसल इमरती देवी डबरा के शांति गार्डन में आयोजित बीजेपी के युवा सम्मेलन में जनता को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। साथ ही भविष्यवाणी भी कर डाली कि अब कभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। मंत्री इमरती देवी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ दल पर बरस पड़ी है। कांग्रेस ने कहा है कि अब मंत्री की मर्यादा कहाँ चली गई। अब जब बेचारी बनने वाली मंत्री ही बेतुकी बयानबाजी करेंगी तो विपक्ष का भड़कना तो लाजमी है।
ऐसे में देखना होगा कि इस बदजुबानी पर जनता अपने वोट से क्या जवाब देती है। इस वक्त बीजेपी ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां हर तरफ परेशानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी की मुसीबत बढ़ने लगी है। एकनाथ खड़से के कमल का साथ छोड़ने के बाद से पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं और नेता लगातार फडणवीस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब अगर पार्टी के और नेता बीजेपी छोड़ते हैं तो उसकी नींव हिल सकती है। महाराष्ट्र बीजेपी में इस वक्त क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ वक्त पहले तक बीजेपी एकजुटता का दावा करते नहीं थकती थी, लेकिन पार्टी में छिड़ी बगावत ने उसके दावों की कलई खोलकर रख दी है। कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने के बाद बीजेपी से बगावत कर मीरा भाईंदर से निर्दलीय विधायक चुनी गई गीता जैन बीजेपी से अपने रहे सही रिश्ते भी खत्म कर शिवसेना की राह पर चल पड़ी हैं। गीता का बीजेपी का साथ छोड़ना उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद गीता जैन की गिनती बीजेपी समर्थक विधायक के रूप में थी। वो पिछले लगभग 1 साल से इस भरोसे पे बैठी थीं कि बीजेपी में उनकी सुध ली जाएगी और मीरा भाईंदर बीजेपी की कमान उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के हाथ से निकालकर उन्हें थमा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गीता जैन के करीबी लोगों का कहना है कि तमाम लांछनों के बावजूद अगर देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मेहता का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गीता जैन के पास बीजेपी से दूर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि वो अब शिवसेना में शामिल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि मातोश्वरी से उन्हें दशहरे के दिन यानी रविवार को दोपहर 12 बजे का समय दिया गया है। रविवार को ही शिवसेना की दशहरा रैली है, जो शिवसेना के लिहाज से एक बड़ा दिन माना जाता है। वैसे गीता के शामिल होने से न सिर्फ शिवसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि महाविकास अघाड़ी भी मजबूत होगा। कहा जा रहा है कि खड़से समर्थक कुछ विधायक बीजेपी छोड़कर महाविकास अघाड़ी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराना बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में कमल खिलाने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की नींव हिली हुई है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की घेराबंदी की तैयारी टीएमसी से लेकर लेफ्ट सभी करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और टीएमसी बंगाल की सत्ता किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहती है। बीजेपी भी इस बार दम दिखा रही है। मुकाबले को त्रिकोणीय करने के लिए कांग्रेस और वाम दलों ने भी तैयारी तेज कर दी है। बंगाल में ममता और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और वाम दल साथ आते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने जिस दिन अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी से गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अधीर को ममता का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है और कांग्रेस ने संकेत दे दिए थे कि वो ममता के लिए पश्चिम बंगाल में पार्टी को पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगी। और अब वाम दलों की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वो भी टीएमसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के लिए पार्टी तैयार है। इसी महीने की 30 और 31 तारीख को सीपीएम अपनी सेंट्रल कमेटी की बैठक में कांग्रेस के साथ गठबंधन किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। वाम दल ने साफ कर दिया है कि राज्य में बीजेपी को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना तो लगभग तय है, मगर किसी भी सूरत में लेफ्ट और टीएमसी एक साथ नहीं आएंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के उभार से परेशान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में वाम दलों को भी टीएमसी के साथ आना चाहिए। इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से यूपी में एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ था, ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी वाम दलों और टीएमसी का गठबंधन हो सकता है। दीदी ने भले ही लेफ्ट के साथ आने की अपील की थी, लेकिन वामपंथी पार्टियां राज्य में ममता के साथ जाने को तैयार नहीं है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि राज्य में वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन टीएमसी के साथ वो गठबंधन नहीं करेगी। विपक्ष तो सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन लोन मोरेटोरियम को लेकर भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, जिसके बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के इस कदम का फायदा 2 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले कर्जदारों को होगा। महामारी की वजह से देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। लोगों का ईएमआई चुकाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में लगा था कि लोन मोरेटोरियम से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बैंक और केंद्र सरकार ने ब्याज पर ब्याज जोड़ दिया। मगर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब सरकार को भी झुकना पड़ा। अब 1 मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा।
वित्तीय सेवा विभाग के जरिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे कर्जदार जिन पर 29 फरवरी तक कुल लोन 2 करोड़ रुपए से कम था, उन्हें ये छूट मिलेगी। ये स्कीम MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यम और पर्सनल लोन के लिए है। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंकों की तरफ से उनके खाते में वापस की जाएगी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान कर्ज के ब्याज पर वसूले गए ब्याज को बैंक अपने कर्जदारों को उनके खातों में वापस करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी और केंद्र को कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते, लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा। कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार अपना रुख साफ करे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं। कोर्ट के इस रुख के बाद सरकार को ब्याज पर ब्याज हटाना ही पड़ा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार को RBI की चेतावनी की। महामारी के दौर में देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। इसे लेकर लगातार रेटिंग एजेंसियां और अर्थशास्त्री तमाम तरह की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी चेतावनी दे चुका है। अब एक बार फिर RBI ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है, तो क्या कहा है RBI ने, दिखाते हैं आपको। अर्थव्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई है। महामारी के दौर में भले ही सरकार ने पूर्णबंदी का पार पाना चाहा हो, लेकिन इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। इसे लेकर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने गिरावट का अनुमान लगाया था और अब एक बार फिर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महामारी अगर दोबारा से फैलती है तो उससे अर्थव्यवस्था में जो सुधार की शुरुआत दिख रही है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा का कहना है कि महामारी के कारण उत्पादन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। बता दें कि 7 से 9 अक्टूबर के बीच मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ये चर्चा हुई थी कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में वृद्धि दर और मुद्रास्फीति परिदृश्य का प्रभाव बना रहेगा। MPC की बैठक के जारी ब्यौरे के अनुसार शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश है। रिजर्व बैंक के अनुसार सकल मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नरम पड़ेगा, जबकि अगले वित्त वर्ष की अगली तिमाही में इसमें कमी आने का अनुमान है। मुद्रास्फीति जून 2020 से 6% से ऊपर बनी हुई है। सरकार ने RBI को महंगाई दर 2% की घटत बढ़त के साथ 4% के स्तर पर रखने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश के GDP में 23.9% की गिरावट आई। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि GDP में 2020-21 में महामारी के पहले लेवल के मुकाबले करीब 6% की कमी आएगी और उत्पादन के स्तर पर जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने में कई वर्ष लग सकते हैं। RBI लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, लेकिन सरकार के पास इस दिशा में कदम उठाने के लिए कोई प्लान नहीं है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।